हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 27। ये सेट है 24 जुलाई 2023 का और शिफ्ट है 3rd। तो इसके बाद इसमें एक शिफ्ट और बचेगी, फिर होगा 25 का, 26 का, 27 का। बस उसके बाद हमारा सीजीएल 2023 का कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हुए हैं, उसको चलिए पता कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक सेंटेंस है उसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो देखो, वाज के साथ रीड, ये रीड वर्ब की 3rd फॉर्म है। ठीक है, हालांकि ये तीनों फॉर्म में ऐसे ही लिखी जाती है। तो जब वाज के साथ रीड लिखा है, इसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में क्या करोगे आप, वर्ब की 2nd फॉर्म लगाओगे। ये बाई मी है, बाई मी यहाँ जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के बाद क्या लगाओगे, रीड। मैंने कहा था 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म तीनों में ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो आई के साथ हमको रीड ढूंढना है। तो आई रीड यहाँ मिल गया। विल लग नहीं सकता, हैड और वाज कहाँ से आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो ये सब गलत टेंस हो जाएंगे। तो पहला वाला होगा आपका आई रेड। हालांकि इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, अब रेड पढ़ेंगे। आई रेड द न्यूज़पेपर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका भैया, देखो लिखा अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशंस या पीपल्स। ठीक है पीपल्स मतलब राष्ट्र होता है। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैक्ट कहते हैं। संधि होती है 2 के बीच में, पैक्ट होता है। ये बॉन्ड नहीं है, क्लियर है एक बॉन्ड नहीं है। ये चार्टर क्या होता है, चार्टर लाइसेंस होता है। ठीक है, कंकार्ड क्या होता है, सहमति बनती है। जबकि उस डॉक्यूमेंट को, जो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसको हम लोग पैक्ट कहते हैं। ठीक, जब 2 देशों के बीच में होता है तो पैक्ट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, मीनिंग बतानी है किसकी, जो अंडरलाइंड पोर्शन है उसका। तो टू वेदर द स्टॉर्म ये बताना है आपको। टू वेदर द स्टॉर्म 3rd नंबर पे क्या होगा, मेनी एनालिस्ट्स आर टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉर्म। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर लेना बिना नुकसान के। ठीक है, टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बिना नुकसान के आप फेस कर जाते हैं तब होगा। तो यहाँ लिखा है कि टू डील विद सिंपल सिचुएशन नहीं आएगा। यहाँ लिखा है टू डील विद अ सिचुएशन विदाउट थिंकिंग, ये भी नहीं है। टू डील विद अ सिंपल सिचुएशन नहीं है, क्या होगा, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड, ये होगा चौथा। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ये लिखा है सीव, तो इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है। सीव का मतलब जानते हैं, तो छन्नी होता है। जब चाय वगैरह छानते हैं आप तो उसको कहते हैं सीव, या आटा चालते हैं तो उसके लिए चलनी या छन्नी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आया हीव। ठीक है, हीव का मतलब होता है किसी चीज़ को आप ऊपर उठाते हैं। कोई भारी चीज़ हो जिसमें आप बलपूर्वक उसको ऊपर उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको हीव कहते हैं। स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। वीव का मतलब बुनाई करना, आंसर नहीं होगा क्योंकि स्पेलिंग सही है। ऑब्सेस, तो ऑब्सेस का मतलब क्या होता है, जब आसक्ति होती है किसी चीज़ के प्रति आपकी, बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो उसको कहते हैं ऑब्सेस, लेकिन स्पेलिंग गलत है। इसमें होना क्या चाहिए, OBS होगा, सिंगल S होगा और ई के बाद डबल S हो जाएगा। ये ऑब्सेस होता है, ऑब्सेशन इसी से बना होता है। ऑब्सेशन का मतलब क्या हो, एक तरह से सनक आपके मन में आ जाती है उस चीज़ के लिए, आसक्ति आ जाती है उस चीज़ के लिए, उसके बिना आपका काम नहीं चला, पगला जाते हैं उसके बिना। तो इसकी स्पेलिंग गलत है और यही रहा आपका आंसर। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, उसका आपको साइनोनिम बताना। और है क्या, ये एक वर्ड इतना बड़ा है और पढ़ना क्या पड़ेगा, इतना आपको इसकी मीनिंग के लिए। तो यहाँ तक तो फिलहाल हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, देखेंगे उसकी मीनिंग किस सेंस में है। कॉम्प्रिहेंसिव कई मतलब में आता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक होता है एक संपूर्ण, कंप्लीट के सेंस में भी आता है, और एक समझने लायक, जो समझने में आसान हो, उस सेंस में आता है। तो चूंकि 2 सेंस में आता है तो हमको क्लियर करने के लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इन ऑर्डर टू सपोर्ट कंट्रीज, देशों को सपोर्ट करने के लिए, विद अ कंसर्टेड अप्रोच,
ठीक, in order to support countries with a concerted approach for an inclusive and government led assessment of post disaster damages, losses and recovery नीड्स, जो रिकवरी की ज़रूरत है उसके लिए, एज वेल एज डिप्लॉयमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान का मतलब कि वो पूरा रिकवरी प्लान, पूरा रिकवरी, तो पूरी रिकवरी, पूरा फिर से वैसा ही कर देना। तो कॉम्प्रिहेंसिव संपूर्ण के लिए लगा है, पूरे के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट रिकवरी प्लान होगा। तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये समझने के लिए नहीं लगा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, स्टार्ट करो। लिखा है द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको हम दुनिया में क्या मानते हैं कि दुनिया का फॉरमोस्ट, सबसे फर्स्ट कह सकते हैं स्पोर्ट कंपटीशन है, सबसे बड़ा वाला है। आगे लिखा है कि ये तो कंक्लूजन टाइप का लग रहा है कि आज हम इसके बारे में क्या समझते हैं। आगे लिखा है ओलंपिक गेम्स इज एन एथलेटिक फेस्टिवल। ओलंपिक गेम एक एथलेटिक फेस्टिवल है दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक। अच्छा, ओरिजिन से दिया हुआ तो ये स्टार्ट कर सकता है। एंशिएंट ग्रीक में ये शुरू हुआ था, ओलंपिया पर्वत पर देवी जी की परिक्रमा वगैरह करते थे, वहीं से ये खेल शुरू हुआ था। एंड वाज रिवाइव्ड इन लेट 19th सेंचुरी, और बीच में रुक गया था, बाद में लेट 19th सेंचुरी में फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। बिफोर 1917, यही जब 19th सेंचुरी में रिवाइव कर रहे हैं उसके बाद ये शुरू हो जाएगा कि बिफोर 1970s के पहले द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड टू कम्पिटिटर्स विद अमेचर स्टेटस। ये उन लोगों तक में गेम सीमित हुआ करता था जो अमेचर स्टेटस, मतलब शौकिया जो खेला करते थे उनके लिए। बट इन 1980s में मेनी इवेंट्स वर ओपन, इसमें बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल एथलीट और बहुत सारे इवेंट को इसमें और ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बी के बाद सी आई थिंक कि लगेगा, सीधे तो लग रहा है बी के बाद सी। ठीक है, बी के बाद सी लग गया हमको, तो एकदम ये कनेक्टेड लग रहा है। ये शुरुआत हो रही है एंशिएंट ग्रीक में, बहुत प्राचीन काल में, फिर इस सेंटेंस को एंड करते करते 19th सेंचुरी ला दिया और यहाँ पे 1970 आ गया और ये 1980 आ गया, तो उसके बाद सीधे कनेक्ट है, बीच में कोई सेंटेंस ना घुसे तो। अब लिखा है करंटली का मतलब इस समय की बात आ गई, मतलब 20th सेंचुरी की बात आ गई, 21st सेंचुरी की बात आ गई। द गेम्स आर ओपन टू ऑल, इवन द टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये सब भी आ जाता है इसी में। तो कनेक्ट हुआ, पहले एंशिएंट की बात हो गई, फिर 19th सेंचुरी, ये देखो एंशिएंट की बात हो गई ना, यहाँ पे क्या है, एंशिएंट ग्रीक में शुरू हुआ था प्राचीन काल में, फिर 19th सेंचुरी आई, फिर 1970 आता है, 1980 आता है और ये करंटली इस समय आता है। तो बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, चूंकि बी शुरुआत कर रहा है और डी ये ए वाला मैंने बोला था ना कि ये कंक्लूड कर रहा है, तो ए वाले को आप क्या कर दो, लास्ट में लगा दो। तो बी सी डी ए कोई ऑप्शन मिल रहा है, बी सी डी ए ये मिल रहा है आपको, बी सी डी ए का ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये खाली जगह दी हुई है, इसको भरो। लिखा है द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड। तो जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, उसने डैश चीज को अपने हाथ में रखा। क्या अपने हाथ में रखा, रेन, दौड़ना अपने हाथ में रखा, बिल्कुल नहीं। ये रेन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। घोड़े की जो लगाम होती है उसको कहते हैं रेन। तो यहाँ पर रेन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया रेन का मतलब कंट्रोल, अपने हाथ में रखा उसने। ये रेन का मतलब क्या होता है, शासन काल होता है, ये पीरियड होता है, टाइम। तो राजकुमारी ने शासन काल को अपने हाथ में रखा या कंट्रोल को, तो कंट्रोल को अपने हाथ में रखा होगा। और ये रेन बारिश के लिए होता है। देखो ये होमोफोन्स के क्वेश्चन है, चारों वर्ड सेम साउंड के हैं और काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, REIN, RAIN, REIGN, ये कन्फ्यूजन वाले हैं। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन 2 में ज़्यादा था। कौन से, इन दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा था। ये भी राजा से रिलेटेड होता है, शासनकाल होता है, और ये रेन होता है कंट्रोल के लिए लगता है, तो यही वाला लगेगा यहाँ पे। अब आ जाओ अपने 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। क्या दिया है, अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड। मतलब एक व्यक्ति जिसकी एज जो है 70 से 79 के बीच में है। तो जब हम इसको बताते हैं तो हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए, जेनेरियन वर्ड यूज करते हैं। क्या,
जेनेरियन करते हैं। और जेनेरियन 70 से तो 7 वाले में आ जाएगा, तो 7 को हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या मैथ में आपने पढ़ा होगा, सेप्टा या हेप्टा यूज करते हैं। याद आया, टेट्रा, पेंटा, सेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब आप पढ़े थे, ठीक है, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। सेप्टा 7 के लिए लगता है और एज के लिए जेनेरियन यूज करते हो, तो ये लिखा है सेप्टुजेनेरियन, ये ले लो आप, आपका आंसर हो गया। ऐसे ही 80 से 80 से 89 के बीच होगा तो ऑक्टाजेनेरियन हो जाएगा, ठीक है। 40 से 49 के बीच में होगा तो टेट्राजेनेरियन या क्वाड्राजेनेरियन आप यूज कर लो, जेनेरियन यूज कर लेना उसी के साथ में। बाकी आप अपना मैथमेटिक्स वाला लगा देना, उतना ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये वाला, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एरर है, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। अब ये बताओ कि बहन के साथ तो क्रिकेट खेलते थे, कहाँ, इन माई चाइल्डहुड, बचपन में। इसका मतलब अब बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं तो आई प्ले क्यों लगाओगे भाई, आई प्लेड करो ना, पास्ट में होगा, आई प्लेड पास्ट में होना चाहिए ना, बचपन की बात कर रहे हो तो आई प्ले, ये वाला आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में क्या पूछ रहे हैं, देखो ये खाली जगह भरनी है, लिखा है कि मॉस्किटोज मॉस्किटोज डैश, काटेंगे ही काटेंगे, नहीं काटने की बात नहीं है, ब्रीड दिया हुआ है सब में। अच्छा, इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, अच्छा तो नो वाटर लॉगिंग, अगर पानी का जमाव नहीं होगा तो ब्रीड नहीं करेंगे। अब आप नहीं वाले पे जाओ, कहाँ पे दिया है, विल ब्रीड नहीं, विल हैव बीन ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं, ब्रीड बिल्कुल नहीं, विल नॉट ब्रीड ये होगा, नहीं पैदा होंगे ना, तो ये चौथा वाला लगाओ, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, आपको साइनोनिम बताना है किसका, अर्नेस्टली का। अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है, ईगरली, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, ईगरली, ठीक है, उत्सुकता पूर्वक, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा मतलब कौतूहल मचा हुआ है कोई चीज़ जानने की, अर्नेस्टली, बेसब्री कह सकते हो, ठीक है। तो सिंसियरली हो जाएगा, बेसब्री का सिंसियरली हो जाएगा। वर्डली शाब्दिक रूप से होगा नहीं, वर्बोसली शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके यह भी नहीं होगा, और एम्बिगुअसली अस्पष्ट रूप से नहीं होगा। क्या होगा, अगर ईगरली या अर्नेस्टली है तो वो काम सिंसियरली होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हर वर्ड की स्पेलिंग सही है, तो पहले देख लो, देयर वाज नॉट इनफ, ENOUGS, ठीक है, फूड भी सही है, इन द बेगर्स हाउस, पहला ही वाला सही है, क्योंकि दूसरा देखो तो यहाँ एनफ की स्पेलिंग ENOUF लिखा हुआ है, नहीं होगा, यहाँ ENAUF लिखा हुआ है, यहाँ ENOUFH लिखा है, ये भी नहीं होगा, तो एनफ की स्पेलिंग पूछ लिया, ये सब गलत है, पहला वाला होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13 में क्या है, साइनोनियम बताना है, किसका बताना है, साइनोनियम बताना है, डेंजरस का, कहाँ से, इनमें से लेके। अब इनमें से क्या करोगे, ये 4 दिए तो हैं, उसी में से छांट के, तो वहाँ करने की क्या जरूरत, बिना मतलब टाइम वेस्ट मत करो, क्या करो, डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरे में, तो रिस्की, ये तो हो गया साइनोनिम ना। बेनिफिशियल, फायदेमंद हो जाएगा, सेफ, सुरक्षित हो जाएगा, ये एंटोनिम हो गया। रिलीज्ड का यहाँ कोई लेना देना नहीं इसका, रिस्की साइनोनिम है और सेफ एंटोनिम हो जाएगा। पूछा गया साइनोनिम ना, हाँ तो पहला वाला आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। 14 में क्या करना है आपको कि पैसिव वॉइस बतानी है, किसकी बतानी है, वन ग्रुप ऑफ क्लब हैज रेज्ड एन अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म, तो ये वन ग्रुप ऑफ क्लब हो गया सब्जेक्ट, हैज रेज्ड हो गया आपकी वर्ब, और एन अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले कर दो, हैज रेज्ड, हैज रेज्ड का मतलब क्या हुआ, हैज बीन रेज्ड, आपको यही देखना है मेन, हैज बीन रेज्ड। आप यहाँ पे पहले आ जाओ, पहले हैज बीन ढूंढो, यहाँ हैड बीन लगा है, नहीं होगा, यहाँ वुड हैव बीन है, नहीं होगा, वाज बीन है, नहीं होगा, ये हैज बीन रेज्ड एक ही में दिया हुआ, कम हो गया वर्ब से, ठीक है। आगे आ जाओ 15 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, इतना अंडरलाइन, गुड लक केम हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेज, तो इसके लिए आप सुटेबल इडियम ढूंढना है। ये 4 के चारों क्या है, इडियम दिए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि विनय मिस्ड हिज फ्लाइट, मतलब उसकी जो फ्लाइट है वो मिस तो हो गई।
बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंस। शुरू में परिस्थितियां खराब थी लेकिन कुछ अच्छा ही हुआ। देखो प्लेन छूट जाना बुरी बात है, लेकिन पता चला कि आगे चल के मान लो प्लेन क्रैश वगैरह हो गया तो शुरू में बुरा हुआ लेकिन उसका नतीजा अच्छा था। इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं। आगे देखो लिखा है एज द प्लेन क्रैश्ड इन द सी, वही बात है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, ऐसे में हम लोग कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग एक दिन और आया था तो मैंने आपको बताया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो शुरुआत में हमको बुरी लगती है लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। तो चौथा वाला आपका आंसर हो गया। और जानना हो तो देख लो, अ टिंकर्स कर्स एक एडियम है, अ टिंकर्स कर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब उसको रिजल्टिफाई नहीं होगा, मतलब ये इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है और इसके लिए आपको सीरियस होने की या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। टिंकर्स कर्स ऐसे होती है। आगे लिखा है अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। अ ब्लेसिंग एंड कर्स इसका उल्टा हो जाएगा। अ ब्लेसिंग में तो शुरू में कोई चीज़ बहुत अच्छी हो लेकिन बाद में कष्ट दे, तो अ ब्लेसिंग एंड कर्स हो जाएगा। अच्छा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा तो शुरू में बुरा लगेगा लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। अच्छा, काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स। काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स का मतलब क्या हुआ, आप ग्रेटफुल हो, आप एहसानमंद हो। ठीक है, काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग मतलब आपको एहसानमंद होना चाहिए जो भी आपके पास है, इसके लिए आप ईश्वर का शुक्रगुजार होइए। ठीक, तो ये हो गया आंसर चौथा था। चलिए आप 16 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, साइनोनिम बताना है आपको अनाउंस्ड का। अनाउंस का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना। हम कोई चीज़ अनाउंस कर रहे हैं तो साइनोनिम क्या हो जाएगा आपका, डिक्लेयर करना हो जाएगा। सीक्रेट का या हाइड का तो छुपाने के लिए हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब किसी को अजनबी या अपरिचित की तरह पेश आ रहे हैं आप किसी के साथ, तो वो हो जाता है। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ अपने 17 नंबर पे। 17 में क्या करना है, साइनोनिम बताना है आपको क्रूक्ड का। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐंठा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा क्या, ट्विस्टेड मतलब ऐंठा हुआ, घुमाया हुआ। टेकन एडमिरेबल, एडमिरेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। टोस्टेड का मतलब जिसको आपने सेक दिया हो, भून दिया हो, वो हो जाएगा टोस्टेड, टोस्ट बना देना, तो होगा ट्विस्टेड। ठीक है, अब आ जाओ 18 नंबर पे। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। 18 में आ जाओ। 18 में दिया इन्होंने ये टू आयरनिंग आउट, इसकी मीनिंग बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो लिखा है कि डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज फॉर्मली मीट एट अ कॉन्फ्रेंस। जो कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज हैं, जो दो विवादित देश हैं, जिनके दोनों के बीच में झगड़ा है, उनके डेलीगेट्स मिलते हैं एक जगह पे टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेस। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो टू आयरन आउट होगा। यहाँ टू के साथ आयरन लिखा है, नहीं होगा, टू आयरन आउट, ये तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, फार लगाना नहीं है, तो टू आयरन आउट होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अब जरा इसका मतलब निकाल, टू आयरन आउट। टू आयरन आउट का मतलब होता है जैसे आप कपड़ा धोते हैं, थोड़ा मुड़ तोड़ जाता है, उसके बाद आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो सिलवटें वगैरह होती हैं, सिकुड़न होती है, वो दूर हो जाती है। तो डिफरेंसेस को आयरन आउट करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज हैं, उनको दूर करना। मतलब डिफ़िकल्टीज को या डिफरेंसेस को प्रेस करने का मतलब हुआ कि डिफरेंसेस को ख़त्म करो, सारी मतलब जो मतभेद हैं उनको दूर करो। ठीक है, चलिए आप आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 में क्या है भाई, देखो एरर का क्वेश्चन है। देखो लिखा है द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। एकेडमिया शिक्षा के क्षेत्र में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या है, वो बहुत बड़ी संपत्ति हैं। तो भैया द हिस्टोरियंस नहीं, आप किसी पार्टिकुलर की बात तो कर नहीं रहे हो यार। हिस्टोरियंस आर ग्रेट एसेट, द हिस्टोरियन कह दोगे तो क्या हो जाता है, ये किसी पर्टिकुलर हिस्टोरियन की बात कर रहे हो। ये पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल सेंस में है, तो ये ना लगाओ यहाँ पे द। ठीक है, तो गलती कहाँ हो गई, पहले वाली में हो जाती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 में क्या है, देखो ये फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ो। लिखा है कि वी रिकग्नाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन एसएफ। एसएफ क्या होता है, ये होगा साइंस फिक्शन। एसएफ नरेटिव विद द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड सम एलिमेंट्स आर एस्ट्रेंज्ड, मतलब कुछ अपरिचित सी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है, अननोन फ्रॉम द रियलिटी सो एज टू टेक अस टू एन अनरियल वर्ल्ड। कुछ साइंस फिक्शन, देखो ये जो एसएफ लिखा है साइंस फिक्शन है,
एक्चुअली साइंस फिक्शन क्या होती है? साइंस फिक्शन ऐसी कहानियाँ होती हैं जो साइंस पर बेस्ड होती हैं और उसमें कुछ इसमें काल्पनिकता थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसे लगता है ना कुछ थोड़ा अनरियल सा लगता है। साइंस फिक्शन आप लोगों ने देखा होगा मूवी भी, जैसे एक मूवी आई थी अवतार, देखा होगा, साइंस पर बेस्ड मूवी होती है। कुछ उसमें थोड़ा सा मतलब एक आपको अजीब अलग से दुनिया में ले जाएगा, इंटरेस्टिंग बहुत लगता है आपको। तो उसमें रियलिटी और फिक्शन और साइंस तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक तरह से तहरी बना देते हैं। ठीक है, आ गया जो देयरफॉर, तो ये किसी चीज़ का नतीजा। देयरफॉर इट इज़ ऑफन सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक, जिसमें आपकी बुद्धि काम करती है। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब कुछ अपरिचित सा होता है जिसको आप नहीं जानते हैं। इज अ नेसेसरी मीन्स थ्रू विच द SF इज यूजुअली अंडरस्टूड। तो आप कॉग्निटिव, आप अपना दिमाग यूज करिए, कुछ स्ट्रेंजमेंट यूज करिए, तब आप साइंस फिक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साइंस फिक्शन इज अ जीनियर। देखो, एक तो काम ऐसे भी आपका बन सकता है कि यहाँ पे SF लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? SF लिखा है, और यहाँ लिखा है साइंस फिक्शन। तो जाहिर सी बात है कि C जो है वो A और B के पहले ही लगेगा, पक्का 100%। ये फुल फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म पहले नहीं आ सकती। साइंस फिक्शन इज अ जीनियर, ये इंट्रोड्यूस करा है। साइंस फिक्शन क्या है? एक प्रकार है, एक जीनियर है, साहित्य का एक प्रकार है। विच मैनिफेस्ट्स, जो हमें दिखाता है इन इट सेल्फ द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रीमाइसेस ऑफन इन अ फैंटास्टिकल मैनर इन अ नैरेटिव। किसी कहानी में फैंटास्टिकल मैनर में साइंस की उपलब्धियों को, साइंस की चीज़ों को मिक्स करके हमको एक कहानी के रूप में देता है। तो साइंस फिक्शन इसी कहते हैं। स्टार्ट किसी भी कीमत पर आप C से करोगे, यानी का इट इज़ हाईली स्पीडेड, हाईली सीव्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये इट इज किसके लिए लगा? साइंस फिक्शन के लिए लगा। किसी भी कीमत पर C के पहले कुछ नहीं लग सकता, सबसे पहले C लगेगा। और यहाँ पे किसी में भी C से स्टार्टिंग नहीं है, केवल पहले वाला C से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द वे, ये होता है तरीका, ऐसे सॉल्व कर लो। आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 से 25 की वही पुरानी कहानी है, और ये भी उतना ही बड़ा पैसेज है। देख लो, एक पूरे के पूरे एक पेज में केवल 2 फिलर हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज अ सैटेलाइट। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी बात कह रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ जब प्लेनेट के चारों ओर घूमती है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी थिंग या एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर घूमे, उसको उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या लगाना है। मदर अर्थ हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट इन द मून। हमारी धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। आगे कहा इन्होंने, द अर्थ इज सर्कल्ड बाई अ लॉट ऑफ मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया, और जो हम लोग हर साल यहाँ वैज्ञानिक लोग लॉन्च करते रहते हैं सैटेलाइट, वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। In 1957 the Soviet Sputnik was first to be dashed into space। 1957 ने सोवियत रूस ने स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भेजा था, तो सैटेलाइट क्या किए जाते हैं? लॉन्च किए जाते हैं। नीचे देखो, यहाँ लिखा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड। यहाँ लॉन्च लगा है, तो यहाँ 2 नंबर पर भी आप आंख मूंद कर लॉन्च लगा दो, अगर मिल जाता है तो। अच्छा, 1957 की बात है तो पास्ट में लगेगा, लॉन्च में ED लगा देना, सेकेंड फॉर्म लॉन्च हो जाएगा। ये दूसरे के लिए तो मिल गया। लिखा इनटू द स्पेस बाय वेरियस नेशंस। आगे लिखा कि दीज सैटेलाइट्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू टॉक ऑन फोन, वॉच टेलीविजन, प्रेडिक्ट वेदर, मैप द वेरियस सर्फेसेस ऑफ द अर्थ, और लिखा है लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक। आगे लिखा कि हाउ डज अ सैटेलाइट गेट स्टार्टेड। सैटेलाइट स्टार्ट कैसी होती है, वो प्रोसीजर बता रहे हैं कि इट इज़ टिपिकली लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट। रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया जाता है। आफ्टर असेंडिंग इनटू द थिनर एयर, जब अर्थ की जो थिनर एयर होती है, हमारा जो लेवल होता है, जो मतलब वायुमंडल होता है, उसको थिनर, उसको पार करने के बाद क्या होता है? उसको पार करने के बाद तो ये आया थिनर लेयर्स एबव द अर्थ। आगे लिखा द सैटेलाइट इज रिलीज फ्रॉम द रॉकेट। सैटेलाइट को रॉकेट से अलग कर लिया जाता है। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, सक्सेसफुल सैटेलाइट के लॉन्च के लिए जरूरी क्या है? रॉकेट स्पीड इज केयरफुली कैलकुलेटेड। रॉकेट की स्पीड केयरफुली कैलकुलेट करके कंट्रोल की जाती है। आगे एवरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस पुश्ड टूवर्ड द अर्थ का सेंटर बाय ग्रेविटी। द इनर्शिया ऑफ मोशन, जो वेग होगा उसका, विल प्रोपेल इट
प्रोपेल द ऑब्जेक्ट इनटू, ये ऑब्जेक्ट यूज कर दिया इन्होंने से, तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मिल गया, इनटू स्पेस इफ it has its own velocity of motion. When the orbital velocity is exactly right, these two opposing forces are balanced. मतलब जब आप अर्थ से कोई चीज़ स्पेस में भेजोगे तो आपको स्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती होगी, तो रॉकेट में इतनी स्पीड देनी पड़ेगी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण पावर है उससे ज़्यादा तेज हो वो, तो ताकि निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आगे इसी को कहते हैं कॉजिंग द सैटेलाइट टू डैश टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि कॉजिंग द सैटेलाइट टू डैश टूवर्ड्स, टू मूव टूवर्ड्स हो जाएगा, और क्या आगे बढ़ने के लिए लगेगा, टूवर्ड्स द अर्थ वाइल स्टिल हॉवरिंग ओवर इट। तो ये जैसे मान लो अर्थ होती है, तो जैसे जब निकलता है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, जो सैटेलाइट छोड़ी जाएगी तो मान लो यहाँ से निकलती है, तो ये कैसे होती है, पहले ऐसे 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 घूमेगी इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें ये जो स्केप वेलोसिटी ये बाहर की ओर भाग भी रही है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपने ऊपर खींच भी रहा है, तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो यहाँ से ये गिर पड़ेगी, लेकिन क्या करते हैं कि इसकी स्केप वेलोसिटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण उसको खींच भी रहा है और वो बाहर भाग भी रहा है, तो सीधे नहीं भागे, तो ऐसे नहीं भागे, क्या होगा, वो ऐसे ऐसे भागेगा फिर, और जब ऑप्टिमम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो उसको बैलेंस का बराबर कर देंगे, पृथ्वी का ग्रेविटेशन और स्केप वेलोसिटी बराबर कर देंगे, तो फिर उतनी ऊंचाई पर वो लगातार घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए समझ गए होगे, मतलब जो थोड़ा सा मुझे आता था मैंने समझा दिया, मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ, बाकी चीज़ें आप उस पर देख लेना ना, आप लोग यूट्यूब पे और देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। आगे कहाँ तक पूछे, लिखा आ सैटेलाइट इज सेट टू बी जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं, देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो ये यहाँ पे इंडिया है, तो क्या करते हैं इस सैटेलाइट को यहाँ ले जाके सेट कर देते हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमेगी, तो इसी के ऊपर वो सैटेलाइट उतनी स्पीड में घूमेगा जितनी स्पीड में पृथ्वी, मतलब पृथ्वी जब एक चक्कर 24 घंटे में लगाएगी तो ये भी एक चक्कर 24 घंटे में लगाएगा, तो जहाँ जिसके ऊपर है वो फिट, सपोज करो इंडिया ने लॉन्च किया और दिल्ली के ऊपर वो सैटेलाइट है, तो दिल्ली जैसे जैसे दिल्ली 24 घंटे में घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब पूरी पृथ्वी घूमेगी, तो उसी के ऊपर सैटेलाइट भी उसी स्पीड में घूमता रहता है, इसलिए एक जगह पर स्थिर रहता है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। जियो मतलब पृथ्वी के ऊपर, स्टेशनरी मतलब वहीं पे एक जगह पे टिका नहीं रहता, वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उतनी ही स्पीड में घूम रहा है जितनी स्पीड में पृथ्वी घूम रही है, इसलिए एक ही जगह पर बना रहता है, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट व्हेन इट कंप्लीट्स एन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, कितनी देर में, 24 घंटे में करता है ये, उसको जियो स्टेशनरी कहेंगे। इट डज नॉट चेंज व्हेन कंपेयर्ड टू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बता दिया मैं, यही वही बात जो मैंने आपको बताई थी वही बता रहे हैं ये, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लिखा कि दीज ऑर्बिट्स आर टिपिकली यूज्ड बाय सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर। इन सैटेलाइट्स को वेदर वगैरह के लिए यूज किया था, मौसम के लिए होते हैं, संचार वगैरह के लिए होते हैं, फ़ोन ऑन और टेलीफोन टीवी वगैरह इन सब के लिए होते हैं ये। द कैमरा ऑन द वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट होते हैं मौसम के लिए लॉन्च किए जाते हैं, उनका जो कैमरा होता है टेक पिक्चर्स एंड सेंड देम बैक टू अर्थ। आगे लिखा है कि दीज आर हेल्पिंग एड, ये हमारी मदद करते हैं इन वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करने में। रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन डैश वेव्स, ये क्या कहते हैं, वेव्स को पकड़ते हैं, वेव्स बैक, ठीक है, कैप्चर करते हैं एट द फ्रिक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑन वन सैटेलाइट रिसीव्ड। आगे लिखा है द बीमिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर पार्क्ड too close to one another must not interfere with one another. Television signals can be transmitted from one location to other using broadcast satellites, and scientists can dash scientific data from numerous satellites. तो साइंटिस्ट जो हैं वो अनेक सैटेलाइट्स से अपना साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा क्या किया जाता है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो डेटा को क्या करते हैं, आई थिंक कलेक्ट करना यहाँ लिखा होगा या डाउनलोड करना लिखा होगा, जो भी होगा देख लेंगे। तो पूरा पैसेज किस बारे में है, सैटेलाइट के बारे में है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा किए थे, ये वाला किए थे। इसमें कहा एनी मतलब कोई भी चीज़ जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो आप आ जाओ सबसे पहले, कोई भी चीज़ जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है उसके लिए क्या लगाओ,
एनी पीस जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी या एनी, नहीं तो क्या लगाओगे आप, एनी ऑब्जेक्ट। नीचे भी एक ऑब्जेक्ट मिला था ना, तो ऑब्जेक्ट यूज करोगे। चलिए दूसरे वाले में आ जाते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ आ जाओ, बी डैश इंटू स्पेस। तो इन्होंने कहा कि हम इसको, ये सबसे पहले स्पुतनिक जो है सोवियत रूस ने लॉन्च किया था, तो यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ है, अगर हमको लॉन्च मिल जाता है तो हम यही वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। तो क्या लिखा है, टॉस, देखो सैटेलाइट टॉस नहीं किया जाता, ना लॉब किया जाएगा, ना फ्लोट किया जाएगा, लॉन्च ही किया जाएगा, और उन्होंने लॉन्च ही दे रखा है, ठीक है। नीचे आ जाओ, इन्होंने कहा था कि वो जो है पृथ्वी की ओर मूव करता है। अच्छा, इतनी वेलोसिटी होती है पृथ्वी की ओर भी, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, वो बाहर भी जाएगा, तो इसमें क्या वर्ड यूज करोगे। चला 23 वाली सिचुएशन को एक बार फिर से देखो, तो ये यहाँ पे नहीं है, अगले वाले पेज में होगा, ये तो इस वाले में है 3 वाला, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या था, when the orbital velocity is exactly right, these two opposite forces are balanced, causing the satellite to move dash towards। तो पृथ्वी की ओर मूव करेगा, वो मूव कॉज करेगा, लेकिन मूव कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी भी काम कर रही है उसमें, इसलिए वो घूम घूम के जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टिर करेगा कि माइग्रेट करेगा कि जंप करेगा, मूव करेगा, मूव ही लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, अरे क्लियर हो जाए, चौथे में क्या लगाओगे, कैन डैश, यहाँ लिखा कि रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन डैश वेव्स बैक। ये क्या करते हैं, वेव्स को क्या कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन लग सकता है। ये वेव्स को क्या करते हैं, सेंड करते हैं बैक, या डिस्चार्ज करते हैं, डिलीवर करते हैं, लोकेट करते हैं। तो आई थिंक कि सेंड करते हैं ना। ये जो हमारे ट्रांसपाउंडर्स होते हैं वो उसको उनके कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, फिर से वापस बैक करते हैं, ठीक है। तो 24 में क्या होगा, बैक हो, सेंड बैक होगा। चलो बैक लगा हुआ तो सेंड बैक ही लगा सकते हो, आपको चाहे तो एक बार और दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ क्या लिखा कि लिखा है रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर, जो हमारे रेडियो रिसीवर और एम्पलीफायर, जैसे आपके पास में फ़ोन होता है, आपके पास सिग्नल है, आप जब उसको ऑन करते हैं या रिसीव करते हैं तो फिर वो सिग्नल वापस बैक जाता है। तो क्या होता है, सैटेलाइट कैन सेंड बैक, ठीक है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे, तो कैन साइंटिस्ट कैन डैश साइंटिफिक डेटा। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक डेटा को क्या करेंगे, साइंटिफिक डेटा को एंट्री करेंगे कि इंग्रेस करेंगे कि अप्रोच करेंगे या एक्सेस किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट में जो भी जानकारी होती है उसको नीचे से बैठ के साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब आप कंप्यूटर में एक्सेस ही तो करते हैं कि आप उस कंप्यूटर वहाँ सैटेलाइट तक एक्सेस है हमारी, तो एक्सेस होता है, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस, ठीक। 25 क्वेश्चंस किसके हैं, ये है 27 के, क्लियर हुआ। सेट नंबर 27 है, 25 क्वेश्चंस हो गए। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो, और लोगों के साथ शेयर करो, कुछ तो हो, मतलब थोड़ी हमारी हेल्प करो आप लोग। चलिए, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, खांसी सर्दी पकड़ेगी, बचा के थोड़ा, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टेक केयर, थैंक यू।